नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे सी-टेट जनवरी 2021 में बाल विकास के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो पूछे गए थे। यानी सी-टेट जो आपका 2020 का पेपर जनवरी 2021 में हुआ था, उसके महत्वपूर्ण बाल विकास के 30 प्रश्न जानेंगे। किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे एवं सटीक उत्तर इनका जानने की कोशिश करते हैं। और आप भी इसमें से ट्राई कीजिए, 30 में से आप लोग कितने स्कोर प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपने सी-टेट के एग्ज़ाम दिया था तो ये सारे प्रश्न आपके कन्फर्म हो जाएंगे, कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से नहीं हैं। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो फिर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो बात करेंगे पहले प्रश्न की। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, क्या पूछा गया था साथियों, कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। जो समस्या समाधान होते हैं उनकी क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न पूछा गया था। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक के नाते, अध्यापिका के नाते शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, दर्ज शब्द सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, तो बी ऑप्शन नहीं करना चाहिए। चौथा प्रश्न दिया गया है कि सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो इनमें से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली जो माध्यम होता है वह होता है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। छठा प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप के छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जानते हैं त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अधिगम की जो अभिप्रेरणा होती है उसको किस प्रकार कायम रख सकते हैं। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर किया जा सकता है। आठवां प्रश्न ये पूछा गया था, शर्मिंदगी जो होती है वह बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, शर्मिंदगी से क्या होता है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान संरचना में क्या होता है। तो अधिगम की संरचनात्मक विचार का यह सुझाव देता है कि ज्ञान संरचना में बच्चों की सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त होगी। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार या योग्यता अटल है। देखिए साथियों, अधिगम के लिए कौन सी यहाँ पे धारणा उपयुक्त होगी।
तो ये सबसे जो होती है योग्यता सुधार है, ये धारणा उपयुक्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ बढ़ाने में या संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो कौन सी परिपाटी सहायक होगी? तो वह हमारी हो जाएगी अन्वेषण और संवाद परिपाटी की बात करेंगे। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, कब होती है? सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, ज्ञानी सब व्याख्याता लोग हैं और जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, कब होती है? बच्चे जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाएगा, जब आप सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो बच्चों में फिर सीखने में कठिनाई होती है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था है वह संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं होना, यह अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो वह है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा गया था? एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस पर क्या व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? आत्मकेंद्रिता मनोवैज्ञानिक विकार हो जाएगा, या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, या स्वयं नियमन हो जाएगा। देखिए, सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है, अपने आप पे बात करना, अपने मन में सोचना। तो यह वाइगोस्की के भाषा चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? तो स्वयं से बातें करना, ये कहला जाएगा स्वयं नियमन कहला जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। जो मूल्यांकन पद्धतियां होती हैं उनका लक्ष्य किस प्रकार होना चाहिए? तो विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करने पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र, आई होप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, सभी शिक्षक बंधुओं का। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना जो है किस प्रकार होगी? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार यह जो योजना है साथियों, वह अधिगम के लिए क्या हो जाएगा? पार और आधारभूत संरचना का काम करेगी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पढ़ते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा और यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। तो पिता का यह कथन किस प्रकार हो जाएगा? तो सभी को पता है पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़वादियों को दर्शाता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में, कोई एक प्रगतिशील कक्षा हो तो उस पर ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकन करना चाहिए। यह अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया है? लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? उत्तर प्रथागत, अमूर्त, प्रथापूर्व या प्रथागत। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, तो यह कथन जो है नैतिक विकास के प्रथागत चरण को दर्शाता है।
फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो बच्चों के समाजीकरण के जो संदर्भ में हमारा कथन दिया गया है वह सही कथन यह है कि विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। यानी समझ वाली बात यह होगी, प्राथमिक कारक क्या होता है? समाजीकरण। परिवार जो होता है समाजीकरण का कौन सा कारक होता है? तो परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है और विद्यालय द्वितीयक कारक होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है। तो जो आपका बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह किस पर जोर देता है? दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं को जोर देता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो सभी को पता है जीन पियाजे जी, थार्नडाइक, कोहलबर्ग, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कल हमने थार्नडाइक महोदय का क्लासेज किया कंप्लीट। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ से 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो जीन पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? देखिए, पहले जो सन पूछा जाता था किस किस अवस्था, वो नॉर्मल प्रश्न हो गए। अब कठिन प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो मुख्य गुण क्या होता है सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। मुख्य होता है विचार या सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न दिया गया है कि विकास के संदर्भ में प्रश्न दिया गया है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, सभी को पता है विकास के संदर्भ में, सभी को पता है, पढ़ते आ रहे हैं कि विकास बहुआयामी होता है। तो यह शब्द है जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो वही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? तो लेव वाइगोस्की का सामाजिक संस्कृत परिप्रेक्ष्य में अधिगम में किसके महत्व पर जोर देता है? तो सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है, क्योंकि सामाजिक और संस्कृत परिप्रेक्ष्य दिया गया है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन पियाजे जी अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। किस रूप में वर्णित करते हैं? तो वह सभी लोग जानते हैं, स्कीमा या मनोबंध रूप में आपके संज्ञानात्मक संरचनाओं के रूप में वर्णित करते हैं। अगला है, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? तो कोई एक समावेशी कक्षा है तो उस पर किस पर जोर देना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने में जोर देना चाहिए। आप सभी लोग ज्ञानी व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएँ लोग हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त होगा? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त है, मंदित छात्र या विकलांग छात्र। यानी दिव्यांग अधिकार जो नियम बना है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार किस शब्दावली का उपयोग उपयुक्त होगा एक दिव्यांगजन के लिए? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास का क्रम में होता है। तो जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास के किस क्रम में होता है? तो सांवेदिक मूर्त और अमूर्त अवस्था में होता है। तीसवां प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो एक प्रगतिशील कक्षा में योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा या अध्यापक के पक्ष पर असफलता की बात कर रहे हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सभी लोग कमेंट करें। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रकार से देखा जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों सीटेट जनवरी 2021 का पूरा बाल विकास के जो 30 प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्न थे।
अगर आप इसी तरह और भी सब्जेक्ट के सारे प्रश्न देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, फीडबैक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके और जो आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के आपके सीटेट जनवरी के प्रश्न आंसर की सटीक आंसर जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन के लिए सीटेट में, चाहे वो एमपी टेट, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रीट एग्ज़ाम है, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी को पता है कि सीडीपी बाल विकास के प्रश्न पूछे जाते हैं और सीटेट की जो तैयारी करता है वो स्टेट लेवल में ज़रूर कन्फर्म सिलेक्शन पाता है, क्योंकि 70 से 80% आपका सीटेट का हर एक स्टेट एग्ज़ाम में पूरा सिलेबस सेम ही होता है, क्योंकि सभी में सीडीपी बाल विकास पूछा जाता है और लेवल आपका अलग अलग होता है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह लाइक शेयर करते रहें। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।